बात करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान के संकट की, जो लगातार बढ़ रहा है। अफगानिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान राजधानी काबुल से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तालिबान अभी तक अफगानिस्तान के 18 प्रांतों पर कब्जा जमा चुका है। तालिबान ने अफगानिस्तान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पर भी अपना कब्जा कर लिया है। उधर तालिबानी कब्जे वाले डैम से 3 भारतीय इंजीनियर को एयरलिफ्ट कर वहां से सुरक्षित निकाला गया है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब अफगानिस्तान में स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है, क्योंकि तालिबान अब आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर चुका है और अब वो धीरे धीरे काबुल की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर तालिबान काबुल से मौजूद है। और इस बीच अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने यह साफ कर दिया है कि उनकी सरकार पूरी ताकत से तालिबान से लड़ेगी। लेकिन देखिए, यहां पर सवाल अब यह उठता है कि दोनों में अब ज्यादा ताकत किसके पास मौजूद है। अगर कब्जे के लिहाज से देखा जाए तो आधे से ज्यादा अफगानिस्तान ऐसा है जिस पर तालिबान अपना कब्जा कर चुका है और अब तो राजधानी काबुल भी कब्जे के साए में है। तो ऐसे में क्या अफगानिस्तान में लोकतंत्र खत्म होने वाला है? ये तस्वीरें अफगानिस्तान से आई हैं। लेकिन नींद दुनिया की उड़ गई है। ये तस्वीरें अब इशारा नहीं, हकीकत बन चुकी हैं। हकीकत तालिबानी युग की काली शुरुआत की। ये खबर डराने के लिए नहीं है, ये खबर बताने के लिए नहीं है, ये खबर इस बात को समझने के लिए है कि आतंक के पांव जब आगे बढ़ते हैं तो किस कदर इंसानियत कब्र में कहीं दफन हो जाती है। जब टीवी स्क्रीन पर आप ये खबर देख और सुन रहे होंगे, उस वक्त तालिबानी लड़ाके किसी और अफगानी इलाके को अपने कब्जे में कर चुके होंगे। हजारों लोग बेघर हो चुके होंगे और हजारों लोग अपनों को खो चुके होंगे। आधे से ज्यादा अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर चुके तालिबान के कदम राजधानी काबुल से महज 80 किलोमीटर दूर हैं, क्योंकि इस वक्त लोगान प्रांत में तालिबानी आतंकियों और अफगान सैनिकों के बीच जंग चल रही है। हालात यही रहे तो काबुल को ढहने में अब महज 30 दिन बाकी है। पिछले 7 दिनों में तालिबान ने बेहद तेजी से 18 प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जिसमें जारांज, सरायपुल, शेबरघन, कुंदूज, तालुकान, ऐबक, पुले खुमरी, फराह, फैजाबाद, हेरात, गजनी, फिरोजको, कालायनाब, पुले आलम, तेरनकोट, लश्करगाह, कंधार शामिल हैं। कंधार, हेरात, गजनी और जारान जैसे बड़े शहरों में पांव जमाने के बाद तालिबान अब काबुल की तरफ बढ़ चला है। काबुल ढहा तो क्या अमेरिका, क्या भारत और क्या अफगानिस्तान की सीमा से लगे उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, हर जगह आतंक की परछाई मंडराने लगेगी। क्योंकि 90 के दशक में जब अफगानिस्तान में तालिबान युग आया तो अल कायदा का जन्म हुआ था। नफरत और आतंक का ये बीज कितना गहरा है, उसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। कंधार में तालिबानी कब्जा होने के बाद जश्न मना। जश्न में सड़क पर गाड़ी निकली और उस गाड़ी में हथियारबंद तालिबानी लड़ाके नहीं, कुछ लड़के दिखाई दिए।
पहली तस्वीर हेरात के शहनदाद एयरबेस की है, जहां मौजूद अफगान सेना के हेलीकॉप्टर पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी तस्वीर कंधार की है, जहां तालिबान ने कब्जा करना शुरू किया तो अफगान सेना भाग खड़ी हुई। देखिए किस तरह अफगान सेना की ये बख्तरबंद गाड़ियां भाग रही हैं। सिर्फ सैनिक ही नहीं, खतरा देखते ही सरकारी कर्मचारियों ने भी शहर छोड़ दिया। ये तालिबानी आतंकी धीरे धीरे नहीं, पूरी तेजी और ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए अफगानिस्तान सरकार ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद ये खतरा बढ़ता ही गया। इसका असर हुआ कि कहीं गवर्नर ने घुटने टेके तो कहीं सेना मैदान छोड़ती नजर आई। काबुल की तरफ बढ़ रहे ये तालिबानी आतंकी विश्व में छाने वाले आतंक के बादलों की झलक दे रहे हैं। और तालिबान के प्रवक्ता ने अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुस्तानियों पर एक बड़ा बयान दिया है। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुस्तानियों को उनसे कोई खतरा नहीं है। तालिबान ने यह भरोसा दिलाया कि वो अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावासों को निशाना नहीं बनाएगा। तो अफगानिस्तान में जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं उनसे उन्हें किसी तरह का कोई खतरा हमसे नहीं, तालिबान ने ये वादा किया है। How do you see Indian interest? Because India has done so many projects, so many developmental projects in the region. Tomorrow, if Taliban comes to power, what will happen to them? There is a fear in New Delhi that all that will go back, to ages if Taliban comes. About assurance to diplomats and embassies that there is no danger from our side to them, and that we will not target any embassy, any diplomat. That we have said in our statements not once but many times. So it is our commitment that has been published already. It is in media. तो ये भरोसा दिलाया है तालिबान ने कि जो हिंदुस्तानी वहां पर रहते हैं उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन भरोसा किया जाए तो कैसे, क्योंकि तालिबान के फितरत से हर कोई वाकिफ है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमें बताएंगे ताजा जानकारी क्या मिल रही है। मेजर जनरल ए.के. श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार कमर आगा सर भी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे आऊं और इस स्थिति को समझने की कोशिश करूं, लेकिन उससे पहले प्रणय, क्योंकि लगातार जो जानकारी वहां से आ रही है वो यही कि अब अफगानिस्तान में हालात शायद अब काबू में नहीं, हाथ से निकल चुके हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिलहाल लगातार स्थिति चिंताजनक होती जा रही है इस लिहाज से कि तालिबान का जो घेराबंदी है, जो उसका शिकंजा है, वो काबुल के इर्द गिर्द कसता चला जा रहा है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक महज 30 मील की दूरी पर काबुल का वो एयरपोर्ट है जिसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। काबुल शहर की तरफ जाने वाले 2 इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं जिनके इर्द गिर्द जो आवाजाही है, जो रसद आती है, यानी काबुल का सीज एक तरीके से कहा जाए कि वो शुरू हो गया है। यानी काबुल की जो घेराबंदी है वो शुरू हो गई है। अगर रसद आना रुक जाती है तो काबुल की सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है इस लिहाज से, क्योंकि दोहा के अंदर जो बातचीत का सिलसिला चल रहा था उससे नतीजा नहीं निकला, न शांति समझौता हो सका, न संघर्ष विराम हो सका। जो काबुल में अशरफ गनी सरकार की तरफ से पेशकश की गई थी कि तालिबान पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर राजी हो जाएं, वो भी नहीं हो रहा है। और ऐसे में जबकि तालिबान रिसर्जेंट हैं, एक के बाद एक इलाके पर कब्जा करते जा रहे हैं, अलग अलग गवर्नर हाउसेस कहिए या जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं वो मोर्चे छोड़ रही हैं, तो ऐसे में स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है। अमेरिका समेत कई अन्य देश अपने अपने दूतावासों को वहां से खाली कर रहे हैं, वहां से लोगों को हटा रहे हैं। तो ऐसे में काबुल में अफरा तफरी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय क्या स्थिति काबुल के अंदर है। रहा सवाल सुहेल शाहीन की तरफ से दिए गए इस बयान का, तो इसे पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लिया जा सकता है, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि दोहा में अमेरिका के साथ वादा करने के बावजूद, संघर्ष विराम की बात करने के बावजूद, पीस टॉक्स करने के बावजूद, अगर तालिबान इस तरीके से बंदूकों के दम पर सत्ता कब्जाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो ऐसे में भारत के किसी एसेट के खिलाफ या भारत के किसी इंटरेस्ट के खिलाफ हमला नहीं होगा। ये बयान देना महज फिलहाल बयान ही है। आशंकाएं उसकी अब भी बरकरार हैं और इनफैक्ट ज्यादा बढ़ रही हैं। बिल्कुल, इसीलिए सवाल है कि भरोसा आखिर किया कैसे जाए। कमर आगा सर, मतलब आप तो इस तरह की चीजों को देखते रहे हैं एक लंबे समय से। हम पिछले 7 दिनों की बात
बात करें तो इतनी तेजी से तालिबान ने कब्जा अपना जमाया है, 34 में से 18 प्रांत ऐसे हैं जो तालिबान के कब्जे में। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि तालिबान को रोकना मुमकिन नहीं है? मैं समझता हूँ तालिबान का तो बहुत ही मुश्किल होगा उनको रोकना, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आर्मी टूट चुकी है, आर्मी में कोई दम नहीं नज़र आ रहा अफ़गान आर्मी का। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लीडरशिप बिल्कुल फेल हो गई, पॉलिटिकल लीडरशिप भी और आर्मी की भी लीडरशिप फेल हो गई है। केओस अनार्की अराजकता जिसे कहते हैं वो धीरे धीरे फैलती जा रही है पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर। काबुल की घेराबंदी हो रही है, तो कहाँ से रोक पाएंगे? गवर्नमेंट जो है वो केवल सीमित होकर काबुल तक रह गई है, और वो भी काबुल में भी कब तक है ये कुछ पता नहीं। हालांकि कोशिश इस बात की हो रही है कि बग़ैर लड़ाई के काबुल उनको हवाले कर दिया जाए। अमेरिकन की पूरी कोशिश ये है कि किसी भी सूरत से तालिबान को मनाया जाए और कि वो एक सऊदी अरबिया टाइप की हुकूमत बना लें वहाँ पे, जिसके अंदर सारे ग्रुप्स भी होंगे और एक। लेकिन क्या वो मानेंगे इस बात को? इसलिए कि वो लोग तो एक शरिया लॉ की बात करते हैं, वो शरिया लॉ जिस किस्म का है वो ज़्यादातर अफ़गान को पसंद नहीं है, अफ़गान उस पर राज़ी नहीं है। एक चीज़ और मैं कहूँगा, तालिबान ने भले कब्ज़ा कर लिया हो इतने बड़े एरिया में, इसको लेकिन होल्ड करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए ज़रूरी होती है लोकल जनता की सपोर्ट, वो उनको हासिल नहीं है। धीरे धीरे आने वाले समय में बहुत से नए ग्रुप रीग्रुप होंगे और ये सेना के लोग भी इनको ज्वाइन कर लेंगे या इनको के साथ मिलके एक बड़ी भयानक किस्म की स्थिति वहाँ पे क्या होगी, बल्कि उस पूरे क्षेत्र में फैलेगी। और ये जो शुरू किया है इन्होंने तालिबान को, मैं नहीं समझता कि ये आसानी से ख़त्म होगा। ये लंबी मैं समझता हूँ कि जंग का आगाज़ हो चुका है। एक ऐसी बात सर जिसका जिक्र यहाँ पर सर भी कर रहे हैं, कमरागा सर भी, और अब मैं अगर थोड़ा पीछे जाऊं, जब 90 के दशक में अफगानिस्तान में तालिबान युग आया था तब अलकायदा का जन्म हुआ था। तो इस बात से भी हम गुरेज नहीं कर सकते, इनकार नहीं किया जा सकता। इस बार अगर तालिबान पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है तो और मजबूत स्थिति में उभरेगा, और यही डर, पूरी चिंता पूरी दुनिया को इस वक्त है। हाँ बिल्कुल, देखो ये बहुत बड़ी चिंता है, भारत को तो है ही और पूरे वर्ल्ड को है, क्योंकि जो अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट और बाकी जो इंटरनेशनल आतंकवादी हैं वो पनपेंगे अफगानिस्तान में। जो भी तालिबान ने प्रॉमिस किया था जब इन्होंने डील साइन की थी अमेरिका के साथ, उसका कोई भी अमल नहीं किया। और अब तो उन्होंने यही सोचा है कि किस तरीके से पावर को ग्रैब किया जाए। पावर शेयर नहीं करना चाहते, वो मिलिटरीली पावर को पकड़ना चाहते हैं, पॉलिटिकली नहीं लेना चाहते। और जिस प्रकार से ये सिचुएशन है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। देखो 10,000 के करीब आतंकवादी लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद और अल बदर के लड़ रहे हैं तालिबान के साथ कंधे से कंधे मिला के, जो पाकिस्तान के आर्मी ने भेजे हैं। उनका मेन मुद्दा यही है कि जो भी प्रोजेक्ट्स भारत के हैं उनको बर्बाद किया जाए। अगर तालिबान आ जाता है और तालिबान का रूल अफगानिस्तान में होता है तो बहुत चिंता है कि ये जो 10,000 के करीब आतंकवादी और कुछ अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट ऐसा ना हो जिस प्रकार से 1990 के अंदर आए थे मुजाहिदीन, ये भारत के करीब करीब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए वो भारत में ना आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा डर है। और दूसरा है कि जो हमने ये $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट की है, जिसके अंदर हमारे टेक्नीशियन, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं प्रोजेक्शन ने, उनका क्या होगा। और तीसरा है कि जो हमने $1.8 बिलियन चाबार पोर्ट पे लगाया है, जिससे कनेक्टिविटी की है हमने ईरान से अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट और फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ, उसका क्या होगा? क्योंकि अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आता है तो हमारी ये भी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। तो ओवरऑल भारत के लिए बड़ा चिंता है और पूरे वर्ल्ड के लिए। और मुझे लगता है कि ये भी समझना चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान एक पूरी दुनिया इसे एक बड़ी चिंता के तौर पर देख रही है। तालिबान का इस तेजी के साथ बढ़ना पूरी दुनिया के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। बहरहाल मुझे आप दोनों को यहाँ पर रोकना होगा, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट जो कि लॉक कर दिया गया था उसे बहाल कर दिया गया है। और राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं जिनका ट्विटर अकाउंट लॉक किया गया था, उन्हें अब बहाल कर दिया गया है।
जानकारी आपको दे दें कि एक हफ्ते तक राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक रहा था। नियमों का उल्लंघन करने के बाद उनके ट्विटर अकाउंट को और साथ ही दूसरे जो कांग्रेस के नेता हैं उनके अकाउंट को लॉक कर दिया गया था। इस पर काफी राजनीति भी हुई थी। कांग्रेस नेताओं की तरफ से यह भी कहा गया था कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कांग्रेस के दूसरे नेताओं साथ ही राहुल गांधी के साथ जो दूसरे नेता कांग्रेस के जिनके अकाउंट को लॉक किया गया था उसे बहाल कर दिया गया है। दिल्ली रेप पीड़िता के परिवार की पहचान बताने पर यह कार्रवाई हुई थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि ट्विटर एक बायस्ड प्लेटफॉर्म है। राहुल गांधी ने कल ही इस बात का जिक्र किया और कहा कि आवाज को दबाने की कोशिश हर स्तर पर की जा रही है, लेकिन अब एक हफ्ते तक अकाउंट को लॉक रखने के बाद अब उसे बहाल कर दिया गया है। राहुल गांधी के समर्थन में जो कांग्रेस के दूसरे नेता थे, जो कांग्रेस के समर्थक थे, उन सभी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ही समर्थन जाहिर किया था राहुल गांधी की फोटो लगाकर। जैनेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। जैनेंद्र, एक हफ्ते तक लॉक रहा अकाउंट और अब बहाल कर दिया गया, क्या और जानकारी मिल रही है? बिल्कुल शेरीन, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस और ट्विटर की जो तकरार चल रही थी बीते एक हफ्ते से वो भी खत्म होगी। कांग्रेस पार्टी लगातार ट्विटर पर निशाना साध रही थी और खुद राहुल गांधी ने ट्विटर पर हमला बोला था कल बयान जारी करके, और आरोप ये लगाया जा रहा था ट्विटर पर कि ट्विटर सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ जो है वो आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ट्विटर का ये कहना था कि उसके नियमों का उल्लंघन हुआ है और उससे उसने कार्रवाई की है। तो परिप्रेक्ष्य हम बैकग्राउंड दर्शकों को बता दें कि दिल्ली कैंट इलाके में एक रेप की घटना हुई थी, रेप और मर्डर की घटना हुई थी। एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया गया था। उस पीड़ित परिवार से मिलने राहुल गांधी गए थे और उसके बाद उन्होंने माता पिता की तस्वीर ट्वीट की थी, जिसकी शिकायत राष्ट्रीय बाल आयोग द्वारा की गई थी और इसके बाद ट्विटर ने कार्रवाई करते हुए उस ट्वीट को हटाया था, राहुल गांधी के अकाउंट को लॉक कर दिया था। और इसके विरोध में जिन कांग्रेस नेताओं ने उस तस्वीर को ट्वीट किया था, राहुल गांधी वाली तस्वीर को, उन सभी के अकाउंट पे पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि ट्विटर और कांग्रेस पार्टी संपर्क में थे, अगर पाबंदी होती वो अस्थायी होती और आज उसकी मियाद पूरी हुई। राहुल गांधी का अकाउंट फिर से बहाल हो गया है और उसके साथ ही कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, प्रणव झा, मणिकांत टैगोर, इन तमाम लोगों के अकाउंट भी फिर से चालू हो गए हैं। तो उम्मीद यही जतानी चाहिए कि कांग्रेस और ट्विटर का ये जो एक हफ्ते तक जो झगड़ा चला वो भी अब इसी के साथ समाप्त होगा। लेकिन अभी आधिकारिक बयान का इंतजार है कांग्रेस पार्टी। हम उन्हीं से, मेरे साथ कांग्रेस नेता सुप्रिया इस वक्त जुड़ गई, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ कि अब तो ये झगड़ा थम जाएगा ना? सुप्रिया, अब तो अकाउंट जो लॉक किया गया था उसे बहाल कर दिया गया। हमारा झगड़ा ट्विटर से नहीं था, हमारा झगड़ा सरकार से है और रहेगा, और ये झगड़ा उस 9 साल की बच्ची के न्याय के लिए है। मैं फिर से कहूंगी आपको, आज 14 अगस्त है, 1 तारीख को उस बच्ची का ब्रूटल रेप हुआ, उसको जलाया गया, उसके परिवार अभी भी न्याय के लिए सड़कों पर बैठा हुआ है। इस सरकार के मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं फूटा है। ये लड़ाई न्याय की है, ये लड़ाई ट्विटर अकाउंट की नहीं है। मुझे लगता है ये आप लोगों को भी समझना जरूरी है। और आज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, सोनीपत में अगर 2 नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसा होता है, उनकी हत्या हो जाती है, कल फिर से दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ, ये सिलसिला कब थमेगा? कितनी निर्भया बनेंगी इस देश में इससे पहले कि सरकार जागे और कुछ बोले? ये जो राजनीतिक संरक्षण, ये जो चुप्पी होती है ना, ये पूछना पड़ेगा सरकार से। सुप्रिया, आप कह रही हैं कि सरकार से लड़ाई, लेकिन कल ही राहुल गांधी ने ये कहा, उन्होंने कहा कि ट्विटर जो है वो अब एक बायस्ड प्लेटफॉर्म हो गया है। वो किस तरीके से बता रहे थे कि उनके जो लाखों फॉलोअर्स हैं उन सभी का यहाँ पर सम्मान नहीं किया गया, उन्हें अपमानित करने की बात, ऐसी कई बातें राहुल गांधी ने कल कही। उनको एक बार सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that
what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That's the real question here. तो देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे थे कि बायस्ड एक प्लेटफॉर्म है ट्विटर, जहां पर अपनी बात रखना भी किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से वो नहीं दिखाता, और इसी को लेकर एक लंबा विवाद हमने पिछले हफ्ते देखा। लेकिन अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और जो दूसरे नेताओं के अकाउंट लॉक किए गए थे उन्हें बहाल कर दिया गया। अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक को नोटिस भेजकर राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर दिल्ली बलात्कार पीड़ित बच्ची के परिवार की पहचान जाहिर करने वाले पोस्ट को हटाने का आदेश दिया था। लेकिन आयोग के मुताबिक फेसबुक में कोई कार्रवाई इस तरह की गई है या फिर नहीं, इस बारे में आयोग को कोई जानकारी नहीं दी गई, और इसीलिए फेसबुक के इंडिया हेड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए समन भेजा गया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से राहुल ने पीड़ित की पहचान जाहिर करने वाला एक पोस्ट किया था और उसी के तहत कार्रवाई करने के लिए आयोग ने कहा था। लेकिन क्या कार्रवाई हुई है इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई आयोग को, जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब फेसबुक प्रमुख को पेश होने का समन भेजा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।